नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। आप देख रहे हैं हमारे इस सत्र का सजीव प्रसारण हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा 10वीं के हमारे छात्रों के लिए आज हम संस्कृत विषय पर ये सत्र लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ लिया है। इसका शीर्षक है विचित्र साक्षी। तो अगर आज के पाठ से जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in। और थोड़ी देर में हम अपने इस सत्र को अपलोड कर देंगे हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी, तो आप वहां जाकर भी इसे बाद में देख सकते हैं और जो भी आप रिवीजन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आज के सत्र में जो भी चीज़ें हमने सीखनी है, जाननी है इस पाठ के बारे में, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे अतिथि। चलिए आपका हम उनसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री जयदेव वीर, आप TGT संस्कृत हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सर, संस्कृत विषय पर आज हम ये एक बहुत ही मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग सा ये पाठ लेकर आए हैं, विचित्र साक्षी। ये शीर्षक अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर क्या है आज के विषय में, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी एक छोटी सी रूपरेखा आप हमें बताएं। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है विचित्र साक्षी, ये पाठ भी ऐसी ही किसी विचित्र घटना के आधार पर है। जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जिस समय न्यायाधीश थे, उनके पास एक ऐसा विवाद आता है जिसके अंदर वो जानते हुए भी फैसला नहीं दे पाते, लेकिन वो जानते हैं कि सत्य यह है, असत्य यह है। तो उस फैसले को देने के लिए उन्होंने एक ऐसा उपाय चुना कि उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया विचित्र है साक्षी। क्या बात है सर, तो ज़रूर मैं इस कहानी को सुनना चाहूँगी कि क्या घटना थी। तो कृपया करके आप सत्र में आगे बढ़ें, इस पाठ को पढ़ें, इसका अर्थ हमें समझाएं और इस विचित्र घटना को हमारे साथ साझा करें। जी जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अब इस पाठ को। ये अपना 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा रचित उनकी कथा से संपादित किया गया है। यह पाठ बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है, जैसा कि हमने चर्चा में आपको बताया। अब सीधे पाठ के ऊपर आते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई एक निर्धन व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करके थोड़ा सा धन कमाता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है। उस धन के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाते हैं। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। उनका जो बेटा है वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में संलग्न हो जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता है पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है। एक बार उनके पिता को ये पता चलता है कि उनका बेटा रुग्ण है और वह व्याकुल हो जाते हैं। उनको देखने के लिए प्रस्थान कर देते हैं, परंतु परमार्थकार्षेण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु चूंकि हम पहली पंक्ति में कह चुके हैं कि वो एक निर्धन व्यक्ति थे, तो उनके पास धन का अभाव था, इस कारण से वो बस गाड़ी को छोड़ करके पैदल ही चल देते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ व्याकरण के अंश हैं जो हमारी परीक्षा से संबंधित बहुत ही जरूरी हैं। निर्धनः जनः, यहाँ पर विशेष से विशेषण का संबंध है। जनः में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो निर्धन है जो उसका विशेषण है उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। एकस्मिन् महाविद्यालये, अत्र अपि विशेषण विशेष्य संबंधः अस्ति। महाविद्यालये अत्र सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति, तस्य विशेषणम अस्ति एकस्मिन्, अत्र अपि सप्तमी विभक्ति अस्ति। जैसे विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही विशेषण में विभक्ति होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। और हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसमें विशेष्य विशेषण से संबंधित 2 प्रश्न अवश्य होते हैं। आगे चलते हैं इस पाठ की तरफ। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्याद दूरे आसीत। पैदल चलने के कारण से शाम के समय भी वह निर्धन व्यक्ति अपने गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रसरिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। रात्रि के अंधकार में निर्जन प्रदेश में पैदल जाना शुभ नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित
गृहस्थम उपागतः, ऐसा विचार करके निकट के ही स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए वो किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास गए। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, जो दयालु गृह का स्वामी था उसने उस निर्धन व्यक्ति को आश्रय दिया। अब ऊपर हमने उस सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, प्रथम वाक्य में आया। अत्र अस्ति, यहाँ पर है तस्मै। तस्मै उस निर्धन व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो ये संप्रदान कहलाता है कारक व्यवस्था के अनुसार, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। उनके लिए सह प्रयोग हुआ। अब उनको कुछ वस्तु मिल रही है तो इस सह जो प्रथमा विभक्ति है इसी का जब चतुर्थी विभक्ति में जाएंगे तो तस्मै बनता है संप्रदान कारक। तो अत्र अस्ति, यहाँ पर है तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। विचित्रा देवगति, भाग्य की जो गति होती है वो बड़ी विचित्र होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, हमारे पाठ का शीर्षक भी है विचित्र है साक्षी। तो विचित्रा देवगति ही, भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, उसी रात्रि में उसी घर में कोई चोर प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो गृहे सप्तमी विभक्ति एकवचनम अस्ति, तस्य विशेषणम अस्ति, उसका विशेषण है तस्मिन्। तो तस्मिन् गृहे, तस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन और गृह में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, विशेष से विशेषण संबंध। तस्याम एव रात्रौ, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, रात्रि शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन रात्रौ, उसका विशेषण है तस्याम। आगे है तस्मिन् और पहले है तस्याम। रात्रि स्त्रीलिंग होने के कारण से तस्याम स्त्रीलिंग में तस्याम बनता है और पुल्लिंग में तस्मिन् बनता है। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः, वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर के पलायितः पलायन कर जाता है वह चोर। बच्चों, यहाँ पर अपने एक अव्यय का प्रश्न आता है वार्षिक परीक्षा में। इसमें एक अव्यय आया है तत्र। अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ, अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान पर, सर्वत्र अर्थात सभी स्थानों पर। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र। अव्यय से संबंधित प्रश्नों में ये बड़ा ही आपके लाभकारी होगा। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अन्वधावत अगृहणात् च परम विचित्रम अघटत। चोर की पाँव की ध्वनि से जागा हुआ वह अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, परंतु विचित्र घट जाता है। चोरः एव उच्चैक्रोशितुम आरभत चोरोयम चोरोयम इति। आपने सुना होगा बचपन में, और बच्चों आपने भी सुना होगा, चोर मचाए शोर। उसी से संबंधित यूं कहें कि उसको चरितार्थ करती हुई ये घटना हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया और कहा चोरोयम चोरोयम, चोर है, ऐसा उसने चिल्लाना आरंभ कर दिया। जी। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त्सयन्। उसके उच्च स्वर से, चोर के चिल्लाने से जगे हुए ग्रामवासी ने, गांव के वासी, स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकल करके जी तत्र आगच्छन्, वहां पर आए। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताएं, अपना नाम बताएं। जी मैं इंदौर से बात कर रही हूँ, माधुरी। जी माधुरी, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो अक्सर विसर्ग और हलंत इन दोनों में गलती कर देते हैं। जी, तो किस तरह से इसका बेहतर ढंग से अभ्यास किया जा सकता है और इन गलतियों को सुधारा जा सकता है? जी सर, जी। आपको प्रश्न समझ आया? जी, सर, प्रश्न समझ में आया। और उनकी जो दो समस्याएं हैं, एक है विसर्ग से संबंधित, अर्थात जब वो लिखते हैं तो उनसे विसर्ग में लिखने में गलती हो जाती है, और दूसरा है हलंत। जी तो इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जितने भी अकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग, जैसे राम है, श्याम है, कृष्ण है, बालक है, छात्र है, युवक है, विद्यालय है, गायक है, नायक है, लेखक है, पाठक है, सैनिक है, रक्षक है, भक्त है, श्रमिक है, पुत्र है, जनक है, अर्थात जितने पुल्लिंग शब्द हैं उनकी प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगता है। जब बच्चा आरंभ से ही इन चीज़ों का अभ्यास करता है तो उसमें विसर्ग दोष होने की संभावना कम है।
करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान। जी, दूसरा उनका प्रश्न है हलंत का। हलंत। दूसरा उनका प्रश्न है कि हलंत से संबंधित दोष होता है, इसी का जब हम द्वितीय विभक्ति में पहुंचते हैं तो बालक है का बालकम, छात्र है का छात्रम, विद्यालय है का विद्यालयम, शिक्षक है का शिक्षकम, गायक है का गायकम। और इससे भी अलग दूसरा जितने नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, पत्रम, चित्रम, मित्रम, द्वारम, भवनम, पुस्तकम, जी, सभी हलंत होते हैं। और उनमें अगर आरंभ से ही उनका सब अच्छे प्रकार से अभ्यास किया जाए तो हलंत दोष न के बराबर आ जाता है। यहाँ पर भी वही बात सच साबित होगी, करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान। तो माधुरी जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कोई और भी प्रश्न है आपका? जी, तो उनके प्रश्न का आपने उत्तर दिया सर, धन्यवाद। और धन्यवाद आपका भी कॉल करने के लिए। सर, हम आगे बढ़ते हैं। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन, उसके उच्च स्वर से जगे हुए गांववासी स्वगृहात निष्क्रम में अपने घर से निकल करके तत्र आगच्छन, वहां आ गए। और वराकम अतिथि में, बेचारे उस अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मान करके अभत्सेन, उसे बड़ा ही भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी चोर आशित, यद्यपि गांव का जो आरक्षी था, अर्थात जो द्वारपाल था, जो चौकीदार था, जिसको गांव की सुरक्षा का दायित्व दिया था, वह व्यक्ति ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। और उसी समय रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगा करके कारागार में डाल दिया। जी। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी चोर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में, तम न्यायालयम नीतवान, उसे न्यायालय में ले गए। बच्चों, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है स और आगे लिखा तम। तत् शब्द होता है, तत् का मतलब होता है वह, उसकी प्रथमा विभक्ति में बनता है सह तौ ते, इसी का द्वितीय में बनता है तम तौ तान। तो स आरक्षी, आरक्षी का विशेषण है स, और आगे तम है, ये उस निर्धन व्यक्ति के लिए है जिसको कि इस चीज के आरोप लगा उसके ऊपर कि उसने चोरी की है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी दोनों से अलग अलग विवरण सुनते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारे विवरण को जान करके, स तम निर्दोषम अमन्यत, वो उस निर्धन व्यक्ति को निर्दोष मानते हैं। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और जो आरक्षी होता है, गांव का जो चौकीदार होता है, उसे दोष का पात्र मानते हैं, अर्थात उसे ही वो दोषी मानते हैं। किंतु प्रमाण अभावात स निर्णय तुम न असक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में असमर्थ थे। अब जैसे आपने अकबर और बिरबल के काफ़ी किस्से सुने होंगे, तो उसमें आता है कि अकबर उनके लिए कुछ प्रश्न अथवा कुछ समस्या बताते हैं और बिरबल उनकी उस समस्या को बड़े ही सरल तरीके से और खेल खेल में ही निदान कर देते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, या बीरबल की खिचड़ी पकड़ी है। जी जी जी। तो जैसे वो समस्याओं का तुरंत समाधान कर देते थे, ऐसे ही प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति खेल खेल में ही ऐसी जटिल स्थिति आने पर भी उसका समाधान कर देते हैं। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जी उसका समाधान कैसे करते हैं, आओ बच्चों आगे देखते हैं। बिल्कुल। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततः उसके बाद असौ बंकिम चंद्र चटर्जी ने तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्य द्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। उसी समय जिसमें उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, उसी समय कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी, उसी न्यायालय का कोई कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदयत्, निवेदन करते हैं, यत् की इतः क्रोशद्वयांतराले, यहाँ से 2 कोश दूर, कश्चित् जनः केनापि हतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के निकट है। बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, निकषा इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राजमार्ग के निकट है। यदि हम
कारक व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो आ के की इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, परंतु क्योंकि निक्षा पद का प्रयोग हुआ है तो जहाँ जहाँ निक्षा पद का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर राजमार्गस्य के स्थान पर राजमार्गम आया है। तो उसका मृत शरीर कहाँ पर है? राजमार्ग। राजमार्ग अर्थात सड़क के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश आरक्षिणम उस गांव के आरक्षी को, चौकीदार को, अभियुक्तम च और जो अभियुक्त है उन दोनों को, तम शवम उस शव को न्यायालय में, कोर्ट में आनेतुम आदिष्टवान लाने के लिए आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल देते हैं। तत्रोप्यत्ते काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वहाँ पर रखे हुए लकड़ी के पटल पर, काठ के पटल पर रखे हुए और पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए उस देहम शरीर को, जो मृत शरीर था उसको, स्कंधेन वहन्तौ कंधे से ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ न्यायालय की तरफ चलते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था वह मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय है, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही कृशकाय अर्थात दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, जो भारी शव का जो भार था उसको कंधे से ढोने में, कंधे से वहन करने में उसके लिए बड़ा ही कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से, उस वजन की पीड़ा से क्रंदति स्म, रो रहा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रंदति लिखा है और उसके बाद में स्म लिखा है। क्रंदति वर्तमान काल का होता है, लेकिन वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि हम स्म जोड़ देते हैं तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तो स क्रंदति स्म, वह क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता। उस निर्धन व्यक्ति के क्रंदन को सुन करके मुदितः आरक्षी, प्रसन्नचित्त आरक्षी, जो उस गांव का चौकीदार था, द्वारपाल था, तम उवाच, उसे कहता, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिन, उस दिन, किस दिन? जिस दिन वो चोरी कर रहा था उस दिन, त्वया अहम, तूने मुझको, चोरिताया मंजूषाया गृहणात् वारित है, चोरी की गई जो बॉक्स था, जो पेटी थी, जो मंजूषा थी, उसको लेने से तूने मुझे रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब अपने कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चै अहसत। अस्मिन्, इस चौर्या अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे, कारागार प्राप्त करोगे, 3 साल की तुम जेल जाओगे। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके, उच्चै आहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित, जैसे कैसे, उभौ, वो दोनों, शवम आनीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फिर देखेंगे, चत्वरे स्थापितवन्तौ, चत्वरे से पहले एकस्मिन लिखा है, चत्वरे में सप्तमी विभक्ति है, चबूतरे पर, कौन से चबूतरे पर? एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर। आगे लिखा है स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तौ द्विवचन है, इधर देखेंगे उभौ, उभौ अर्थात कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। न्यायाधीशेन, जी जी, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश महोदय ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम अघटत, जिस समय आरक्षी अपना पक्ष रख रहे थे
उसी समय आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हो गया। जैसे कि इस पाठ का शीर्षक है विचित्रः साक्षी। विचित्र साक्षी अर्थात जो उस घटना का साक्ष्य देने वाला होता है, साक्षी, वो अब आ जाता है। तो विचित्र साक्षी कौन होता है, देखते हैं। स सवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। स सवः, जिस मृत शरीर को, जिस शव को वो अपने कंधे पर ढो करके ला रहे थे, वह शव प्रावारकम अपसार्य, कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन, न्यायाधीश महोदय को अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदन करते हैं, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी ने, इस चौकीदार ने, अध्वनि मार्ग में, यद उक्तम जो कहा है, तद वर्णयामि उसका वर्णन करता हूँ, उसको बोलता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात्, तूने मुझे चोरी की पेटी से रोका, अतः निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, अपने कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश जी ने उस आरक्षी को कारादंड का आदेश दिया और उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक आजाद कर दिया, अर्थात उनको मुक्त कर दिया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंबे लीलयैव प्रकुर्वते। कठिन कार्यों को भी मति वैभवशाली ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो नीतिम, नीति का, युक्तिम और युक्ति का, नीति और युक्ति का समालंबे, आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के, लीलया एव, लीला लीला में ही, अर्थात खेल खेल में ही प्रकुर्वते, कर देते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि पाठ का शीर्षक है विचित्र साक्षी, ऐसे ही विचित्र साक्षी के आधार पर न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी जी अपना निर्णय सुनाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा आपको जो सीखने को मिला उसको आप सीखें, और आगे के आपकी जो भी शंकाएं, प्रश्न हैं, जैसा महोदय बताएंगे। बिल्कुल, हमें इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे सर ने बताया कि अच्छी नीयत रखनी चाहिए और युक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके आप किसी भी जटिल समस्या का हल कर सकते हैं। तो जयदीप वीर सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने अच्छे से आपने इस संस्कृत के पाठ को हिंदी में समझाया। इसके सारे जो भी जो मुश्किल कठिन शब्द थे वो आपने हमें बताया। आपने कहाँ कहाँ पे ग्रामर का यूज़ हुआ है, कैसे करना है, वो भी हमारे आपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को और दर्शकों को समझाया। आपका फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि सत्र का समापन हम यहीं पर करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि और कौन से कार्यक्रम आप आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि इस सत्र के ठीक बाद आप देखेंगे साइंस विषय पर हमारा अगला कार्यक्रम, जो कि होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पर। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर परिचर्चा भी देख सकते हैं, जिसमें हम हेल्दी हैबिट्स की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइमिंग्स। और हम आपको बता दें कि 4 से 5 बजे का समय रहेगा हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें आज हम एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI पर चर्चा करेंगे। 5 से 5:30 बजे आप सहयोग देखेंगे और 5:30 से 6:15 बजे का समय रहेगा हमारे NCSL प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम देश के स्कूल हेड्स के लिए स्पेशली बनता है और इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर राजस्थान के एक स्कूल की बात की जाएगी। इसके साथ ही मैं हरप्रीत कौर इस सजीव प्रसारण से आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।